तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी पे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रिडॉक्स टाइट्रेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जेई और नीट 2025 परस्पेक्टिव। ये एक छोटा सा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन की। रिडॉक्स टाइट्रेशन में जनरली आपको तीन तरह की टाइट्रेशन देखने को मिलेंगी। पहली आयोडीमीट्री, दूसरी आयोडोमीट्री और तीसरी बैक टाइट्रेशन। राइट। तो इन टाइट्रेशंस को करने से पहले कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर डायरेक्टली इन टाइट्रेशंस पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट। ये आप मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ चुके हैं। तो इक्विवेलेंट वेट बेसिकली क्या होता है आपका, दिस इज मोलर मास अपॉन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और एन फैक्टर, यानी कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को एन फैक्टर से भी डिनोट करता हूँ, यानी मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और अगर आपकी रिएक्शन जो है वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है तो उसमें जो मोलर मास निकलता है थोड़ा सा अलग तरीके से निकलता है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही बंदा ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और एक ही बंदा रिड्यूस। जैसे कि H3PO3 जो है आपका ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और आपका रिड्यूस भी हो रहा है। तो यहाँ पे अगर H3PO3 का मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो मुझे दो हाफ रिएक्शन का इक्विवेलेंट वेट ऐड करना पड़ेगा। राइट। तो इसका मोलर मास जो है सपोज m है, तो एक हाफ रिएक्शन में एन फैक्टर था 2 और दूसरे हाफ रिएक्शन में एन फैक्टर था 6। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ टू हाफ रिएक्शन। तो पहले में इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा m/2, दूसरे में क्या आ रहा है m/6। दोनों को क्या कर दिया ऐड। तो इक्विवेलेंट वेट H3PO3 का क्या आ जाएगा 2m/3। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक और टर्म आती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज योर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं जी, ये होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अभी आपने इक्विवेलेंट वेट ऊपर निकाला था। सपोज गिवन वेट आपको दे रखा है W, इक्विवेलेंट वेट को मैं E से डिनोट करता हूँ। W/E क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो W बाय इक्विवेलेंट वेट क्या था, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो W/M/NF क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और NF क्या चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। तो W/M इंटू NF क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब गिवन वेट अपॉन मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल इंटू NF क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं आपके, मोल इंटू एन फैक्टर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ऐसे ही अगर मोल जो मिली मोल में होंगे तो आपका जो टर्म आएगी वो आएगी नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। ये मिली है ना, तो यहाँ पे मोल्स क्या होंगे, मिली मोल्स होंगे, मिली मोल्स इंटू एन फैक्टर। अब हमें पता है मोलैरिटी जो होती है वो मोल पर लीटर होती है। राइट। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर क्या देगा, हमें मोल देगा, और मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml हमें क्या देगा, मिली मोल देगा। तो ये आप थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, आपको ये बाद में यूज़ होती हुई दिखेंगी। आई होप आप सभी को यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट दिस एन फैक्टर। एन फैक्टर जो कि बार बार आ रहा था हमारे पास, हमें अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना था तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर से हम निकाल रहे थे। तो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट में क्या है, Fe2 पॉजिटिव Fe3 में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है आपका लूज कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, एन फैक्टर क्या होता है आपका, एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, वो बताएगा आपको एन फैक्टर। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था तो एन फैक्टर 1 आ गया। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एन फैक्टर 5 हो गया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एन फैक्टर 1 हो गया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सॉरी यहाँ पे 3 आएंगे जी, 7 से 4 जा रहा है ना, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एन फैक्टर 3 आ जाएगा। राइट। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप बैलेंस कर लेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे आयन इलेक्ट्रॉन से या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, तो आपको पता लग जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कितने थे। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपका MnO4 नेगेटिव आपका Mn2 पॉजिटिव में जा रहा था, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन आएगी +7 Mn की, और यहाँ पे आएगी Mn की +2। तो कहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, इस साइड, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब पॉइंट आता है यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आपके 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 0 है, तो यहाँ पे आप 4H2 जोड़ दीजिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 8, तो यहाँ पे आप 8H पॉजिटिव जोड़ दीजिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कितने हो गए आपके 5 हो गए। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको पता लग जाएगा एन फैक्टर कितना होगा इसका 5। चलिए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। C2O4 2 नेगेटिव दिया है, C2O4 जो है आपका CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की आएगी +3, यहाँ पे आएगी +4। पहले कार्बन को बैलेंस कर लीजिए, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिफरेंस एक एटम का 1 था, 2 एटम का हो जाएगा 2। तो जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। आपकी ये रिएक्शन हो गई है बैलेंस, चार्ज बैलेंस हो गया, एटम बैलेंस हो गया। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन 2 है, तो एन फैक्टर कितना आएगा 2।
अगर अगर अभी भी किसी को दिक्कत है तो एन फैक्टर यहाँ पे आपके सभी के दिए गए हैं, नहीं तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। कुछ और आपको एन फैक्टर दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं आपके पास और ये आपके एन फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं। आप H2O2 का याद रख लीजिए। H2O2 का क्या होता है 1 होता है डिसप्रपोर्शनेशन में। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा 2 होगा। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या होगा 2 होगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। एंड I2 वाले में क्या होगा आपका 2 होगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। SeCl2 का Cl नेगेटिव जा रहा होगा तो 2 होगा, राइट। तो चलिए बात करते हैं टाइट्रेशन की। अगर टाइट्रेशन के सेटअप की बात करें तो उसमें एक आपकी ब्यूरेट होगी, कुछ इस तरीके की दिखती है, एक आपकी कोनिकल फ्लास्क होगा। ब्यूरेट में जो आप डालोगे वो होगा टाइट्रेंट, जिसकी कंसंट्रेशन आपको नोन होगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। कोनिकल फ्लास्क में जो रिएजेंट आप डालोगे वो होगा एनालाइट या फिर टाइट्रेंड, जिसकी कंसंट्रेशन तो अननोन होगी पर उसकी वॉल्यूम आपकी नोन होगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ से जब ये इसमें आप कितना ले लोगे, सपोज आपने 10 ml ले लिया एनालाइट, राइट। इसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता तो इसकी मैं कंसंट्रेशन m मान लेता हूँ। ऊपर से आपने क्या डाला भैया, ब्यूरेट से भी रिएजेंट डाला। इसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, सपोज आपको 1 मोलर दिया है और इसकी वॉल्यूम नहीं पता कितनी लगेगी, तो वॉल्यूम कैसे निकालूंगा मैं इसकी, वॉल्यूम कैसे निकलेगी, आप यहाँ से धीरे धीरे डालते रहोगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते रहेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और एक पॉइंट आएगा जब ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी, उसको कहता हूँ एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पता करने के लिए आप इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो। इंडिकेटर क्या करेगा, या तो कलर चेंज शो कर देगा या कुछ और इस तरीके की चीज़ लोगे जो हमें पता लगा देगा कि आपकी रिएक्शन पूरी हो गई है। तो एंड पॉइंट पे क्या करेगा, सपोज मैंने इंडिकेटर यूज़ किया जो कलर चेंज शो कर रहा था, राइट। तो जैसे ही कलर चेंज शो हुआ तो मैंने इस ब्यूरेट की वॉल्यूम से रिएजेंट जो डल रहा था उसको बंद कर दिया, मैंने इस नॉब को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। आई होप आप सभी को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने क्या किया, ऊपर से ब्यूरेट से रिएजेंट डाला, यहाँ पे 10 ml ले लिया, यहाँ पे मुझे कंसंट्रेशन नहीं पता तो m है, यहाँ की मुझे कंसंट्रेशन पता है, मान लो 1 मोलर है, और यहाँ से मुझे वॉल्यूम नहीं पता तो वॉल्यूम इनिशियली मान लो 50 ml ये भरा हुआ था, फाइनल कितनी आ गई 40 ml तक, ये यहाँ पे आपका मैंने इसका शो हो गया, राइट। यानी कि जो रिएजेंट था वो कितना गिर गया आपका 10 ml आपका रिएजेंट यूज़ हो गया, 10 ml ही इसका यूटिलाइज हुआ, तो आपको पता लग जाएगा ये कितना इससे रिएक्ट हो रहा है, राइट। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसमें जो रिएजेंट लूंगा वो हो सकता है ऑक्सीडेंट हो, और नीचे जो रिएजेंट लूंगा वो हो सकता है आपका रिडक्टेंट हो। अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। बस नीचे वो रखना जिसकी कंसंट्रेशन मुझे नहीं पता, ऊपर वो रखना जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है। अब मैं कैसे बताऊंगा इसकी कंसंट्रेशन क्या है, तो इसके लिए क्या है कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडेंट या फिर इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडेंट जो होगा वो इक्विवेलेंट्स ऑफ रिडक्टेंट के बराबर होगा। अगर ये मिली है तो ये भी मिली में ही जाएगा। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडेंट इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ रिडक्टेंट, या फिर इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ रिडक्टेंट। तो इक्विवेलेंट पॉइंट या एंड पॉइंट पे क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्टेड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आप दोनों को इक्वेट करके कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट निकाल सकते हो। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए 1 बाय 1 सभी टाइट्रेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी आयोडीमीट्री टाइट्रेशन, राइट। स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आयोडीमीट्री बोल रहा है, आई आ रहा है, राइट। In such titration, iodine solution is used as an oxidant, and iodine is directly titrated against a reducing agent. This type of titration are used for the determination of strength of reducing agents like sulfites, arsenite, thiosulfate, etc. by titrating them against the standard solution of iodine. अब इसमें होता क्या है, इसमें आप आयोडीन को यूज़ करते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, यानी कि आयोडीन की आपको कंसंट्रेशन मालूम होगी, आयोडीन को आप ब्यूरेट के अंदर भरोगे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। और आप नीचे टाइट्रेंट में, यानी नीचे जो एनालाइट होगा आपका कॉनिकल फ्लास्क में जो आप भरोगे वो क्या होगा, हो सकता है सल्फाइड हो, आर्सेनाइड हो या थायोसल्फेट हो, इनके साथ आप ट्रीट करोगे और इनकी कंसंट्रेशन अननोन होगी, तो आप इनकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करोगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो रिएक्शन होती है, सपोज हमने क्या यूज़ किया, थायोसल्फेट, इसको कहते हैं हाइपो, राइट। और अगर हम हाइपो के साथ आयोडीन को रिएक्ट करेंगे तो आपकी जो रिएक्शन होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो ये होगी। इसमें क्या होगा, जो आयोडीन के इक्विवेलेंट यूज होंगे वो हाइपो के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, राइट। या फिर मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो के बराबर होंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन्वॉल्व फ्री आयोडीन। हेयर आयोडीन सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद नॉन वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये है, इस तरीके से आयोडीन का 1 मोल 2 मोल ऑफ हाइपो के साथ यूज होगा। हाइपो इज Na2H2O3, इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2H2O3, या फिर मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2H2O3 यूज्ड। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इसको कॉनिकल फ्लास्क में लूंगा और इसको मैं ब्यूरेट में लूंगा,
तो एंड पॉइंट पे मुझे पता लग जाएगा इसकी वॉल्यूम कितनी यूज़ हुई, और दोनों को इक्वेट करके मैं पता लगा लूँगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइपो क्या था। और कंसंट्रेशन से मैं क्या निकाल लूँगा, जो भी मास मैंने Na2S2O3 का उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में है। आई होप आप सभी को क्लियर हो, यानी कि अगर सपोज मैंने 10 ml लिया था तो उस 10 ml में कितना अमाउंट Na2S2O3 का पड़ा हुआ है, राइट। और अगर कोई स्टोक सोल्यूशन पड़ा है, स्टोक सोल्यूशन मतलब जितना बहुत ज़्यादा वाला सोल्यूशन, यानी कि 1000 ml 2000 ml में से 10 ml निकाला था हमने सपोज, तो मुझे ये भी पता लग जाएगा इस 10 ml में इतना है, तो स्टोक सोल्यूशन में टोटल Na2S2O3 कितना होगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये Na2S2O3 के लिए ही नहीं, आर्सेनाइड सल्फाइड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। चलिए इस टाइट्रेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। अब 150 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ I2 इज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स, यानी 150 ml को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दोनों ही अनइक्वल हैं, यानी कि इक्वल नहीं है। फर्स्ट पार्ट रिएक्ट विद हाइपो सोल्यूशन, हाइपो इज Na2S2O3 इन एसिडिक मीडियम। 15 ml ऑफ 0.4 मोलर हाइपो वाज कंज्यूम्ड। हाइपो कितना कंज्यूम्ड हुआ भैया, 15 ml, 0.4 मोलर उसकी कंसंट्रेशन थी। सेकेंड पार्ट वॉज एडेड विद 100 ml ऑफ 0.3 मोलर NaOH, इसके साथ आपने ट्रीट करा दिया। रेसिडुअल बेस रिक्वायर्ड 10 ml ऑफ 0.3 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, यानी I2 को मैंने जब इससे रिएक्ट कराया तो वो रिएक्ट कर गया और कुछ NaOH आपका बच गया, उसको कहते हैं रेसिडुअल बेस। वो रिक्वायर्ड कर रहा है आपका 10 ml ऑफ 0.3 मोलर H2SO4 solution for complete neutralization. What was the initial concentration of I2? I2 की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्या थी इनिशियल कंसंट्रेशन I2 की, राइट। आई होप आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए पहले बात करते हैं हम ए पोर्शन की। ए पोर्शन है, वो रिएक्ट कर रहा है, आपका 15 ml हाइपो यूज़ हुआ और 0.4 मोलर आपका हाइपो की कंसंट्रेशन थी। आपको पता है जो ये जो I2 है, ये जब हाइपो से रिएक्ट करेगा तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी I2 + 2 Na2S2O3 गिविंग 2 NaI प्लस में Na2S4O6। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं, आप S2O3 ले लीजिए, S2O3 2 नेगेटिव और I2 को बैलेंस कर लीजिए। I2 2I नेगेटिव दे देगा और Na2S2O3 S2O3 आपको S4O6 2 नेगेटिव देगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। अब यहाँ से हमें पता लग जाएगा इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 15 ml और इसकी वॉल्यूम कितनी है 15 ml और कंसंट्रेशन है 0.4 मोलर। तो यहाँ से मिली मोल ऑफ हाइपो कितने यूज़ हुए आपके 15 चौके 60, तो ये हो गए 6 मिली मोल ऑफ हाइपो यूज़ में। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो मिली मोल ऑफ I2 कितने यूज़ होंगे, तो आप देखेंगे 1 मोल से 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं हाइपो के, राइट। तो अगर इसके 6 रिएक्ट कर रहे हैं तो I2 के कितने होंगे 3 मिली मोल। तो 3 मिली मोल आपके I2 के क्या करे होंगे, कंज्यूम हुए होंगे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ये है आपका ए पोर्शन में। अब देखते हैं बी पोर्शन में क्या हुआ। अगर आप बी पोर्शन की बात करें तो बी पोर्शन में रेसिडुअल H2SO4 भी यूज हो रहा है। तो H2SO4 के मिलीमोल कितने हैं, H2SO4 के मिलीमोल कितने हैं जी, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन ही आपका NaOH से रिएक्ट करेगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 10 × 0.3। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ये आ जाएंगे आपके मिलीमोल, ये आ जाएंगे आपके कितने 6 मिलीमोल, और ये रिएक्ट करें हैं आपके NaOH से। तो NaOH के मिलीमोल कितने हैं आपके, NaOH की बात करूं तो आपका 100 ml है × 0.3 और इसका एन फैक्टर होता है 1, तो ये आ जाएंगे आपके 30 मिलीमोल NaOH के आ जाएंगे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो NaOH के मिलीमोल जो रिएक्ट करे I2 से वो कितने होंगे, ये आ जाएंगे आपके 30 - 6 विच इज 24 मिलीमोल, राइट। अब अगर मैं NaOH की रिएक्शन I2 के साथ देखूं तो मैं क्या देखता हूं भैया कि 3 मोल आपका 6 मोल से रिएक्ट कर रहा है, मतलब 1 मोल I2 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। तो NaOH के मोल कितने हैं 24 मिलीमोल दे रखे हैं, तो I2 के मोल कितने कंज्यूम होंगे NaOH के साथ, वो होंगे आपके 12 मिलीमोल। तो I2 कंज्यूम्ड विद NaOH आएंगे आपके क्या मिलीमोल ऑफ I2 कंज्यूम्ड विद NaOH इज 12 मिलीमोल। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी। तो पहली रिएक्शन से यानी पहले पार्ट से कितने मोल रिएक्ट करे उसके, और दूसरे पार्ट से कितने करे, पहले पार्ट से करे 3 मिलीमोल जो हाइपो के साथ रिएक्शन हुई थी, और दूसरे से कितने करे 12 मिलीमोल। तो टोटल मिलीमोल कितने हो गए आपके 15 मिलीमोल आपका I2 रिएक्ट करा है।
अभी जो 15 मिलीमोल है आपके 150 ml में पड़े हैं, तो मोलैरिटी ऑफ I2 क्या हो जाएगी आपकी? मोलैरिटी ऑफ I2 इज़ नथिंग बट 15 मिलीमोल, यानी मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, 50 ml। तो m से तो m कट जाएगा, मोल पर लीटर आपका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1 मोलर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। आपको निकालनी थी कंसंट्रेशन ऑफ I2 in 150 ml solution. So correct answer to this question is option B. You have to mark option B as the correct answer to get full marks. बात करते हैं आयोडोमेट्री टाइट्रेशन की। आयोडोमेट्री टाइट्रेशन में क्या होता है, इसमें आप कंसंट्रेशन डिटरमाइन करोगे K2Cr2O7, KMnO4, CuSO4, फेरिक आयंस, H2O2 या फिर हाइपो की। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इसमें क्या करते हैं आयोडोमेट्री में, ये थोड़ा सा अलग होता है आयोडीमेट्री से। आप थोड़ा स्पेलिंग्स पे ध्यान देना, ये IODO है, आई और पीछे वाला क्या था IODI। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसमें आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हो और इसको ट्रीट कराते हो आप किससे? KI से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप KI से ट्रीट कराते हो और आप क्या करते हो? I2 को लिबरेट कराते हो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसको आप आयोडीन फ्लास्क में रखते हो, राइट, और फिर आयोडीन फ्लास्क से आप क्या करते हो? इस लिबरेटेड I2 को आप हाइपो से ट्रीट कराते हो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और हाइपो से ट्रीट कराने के बाद आपको मिलता है 2NaI + Na2S4O6। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो पीछे वाले स्टेप में क्या होगा? इक्विवेलेंट्स ऑफ X = इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, और नीचे वाले स्टेप में क्या होगा? इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 = इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S2O3 यूज्ड। तो यानी कि इक्विवेलेंट्स ऑफ X किसके बराबर हो जाएंगे? आपके इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S2O3 के बराबर हो जाएंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो Na2S2O3 की कॉन्सेंट्रेशन। और सिमिलरली आप दूसरे लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि डाइक्रोमेट के लिए, पोटाशियम परमैंगनेट के लिए, CuSO4 के लिए, फेरिक आयंस के लिए या फिर H2O2 के लिए। तो चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। A 10 ml of K2Cr2O solution liberated iodine from KI solution. The liberated iodine was titrated by 16 ml of M/25 sodium thiosulfate solution. Calculate the concentration of K2Cr2O7 solution in gram per liter। यानी कि जो कंसंट्रेशन निकालनी है वो ग्राम पर लीटर में निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। A 10 ml of K2Cr2O solution, K2Cr2O solution का O7 solution की वॉल्यूम दी है विच इज़ 10 ml। तो K2Cr2O7 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया गया है। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 किसके बराबर होगा? आपका इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 लिबरेटेड, जो ये लिबरेट करेगा, और ये इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 लिबरेटेड आपका बराबर होगा किसके? इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S2O3 के, राइट। इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 बराबर हो जाएंगे किसके? इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S2O3 के। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये जो इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 है, ये किसके बराबर होंगे? आपके मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, अगर मिली इक्विवेलेंट की बात करूँ तो, इनटू n फैक्टर ऑफ K2Cr2O7। ये आ गया K2Cr2O7 का, राइट। और यहाँ पे आ जाएगी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू n फैक्टर ऑफ Na2S2O3। ये आ गया आपका किसका? Na2S2O3 का। अब अगर आप n फैक्टर की बात करेंगे तो K2Cr2O7 का कितना है? 6। मोलैरिटी इसकी नहीं पता है, 10 ml लिया है और मोलैरिटी मुझे निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे इसकी मोलैरिटी मुझे पता है विच इज़ M/25 थी, तो ये हो जाएगी आपकी 1/25 मोलर सोल्यूशन है। वॉल्यूम कितनी है? 16 ml जो है वॉल्यूम यूज़ किया, और n फैक्टर H2O3 का क्या है? 1 है। अब ये कैसे निकाला हमने? S2O3 2 नेगेटिव जो है वो S4O6 2 नेगेटिव बनाता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ये जो 2x - 6 = -2, 2x = +4, राइट। तो 2x का आ गया 4, और यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो 4x - 12 - 2, 4x = 10 और 2x = 5। तो फ़र्क कितने का आया? सिर्फ एक का ही आया। तो n फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो n फैक्टर 1 आ गया, तो यहाँ से मोलैरिटी निकाल सकता हूँ। मोलैरिटी क्या आ जाएगी आपकी? 1/25 × 16 × 1 बाय में 10 × 6। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये आ जाएगा 16/25 × 10 × 6, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0106 मोलर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और क्योंकि कंसंट्रेशन हमें ग्राम पर लीटर में चाहिए, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? मोलर मास से। तो कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर आ जाएगी आपकी 0.0106 इंटू मोलर मास ऑफ K2Cr2O7। K2Cr2O7 का मोलर मास जो है वो 294 है, तो 294 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 313 ग्राम पर लीटर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, आई होप, राइट।
सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3.13 ग्राम पर लीटर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आपने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया, उससे आपने आयोडीन लिबरेट कराई, आयोडीन आपने रिएक्ट कराई हाइपो से, और हाइपो के इक्विवेलेंट जो होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएंगे। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर K2Cr2O7 का, एंड मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर Na2S2O7 का क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। तो आप जो चीज़ें दी गई हैं वो डाल दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ Na2S2O3.5H2O सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर 10 ml ऑफ विच जस्ट डीकलराइजेस 15 ml ऑफ N/20 आयोडीन सॉल्यूशन। राइट, तो आपको दे रखी है इसकी कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसकी ग्राम पर लीटर में निकालनी है। इसका 10 ml आपने यूज़ किया, जस्ट डीकलराइजेस 15 ml ऑफ N/20 आयोडीन, यानी कि आपका जो है Na2S2O3 आपका I2 से रिएक्ट कर रहा होगा। बैलेंस करने की रिएक्शन को जरूरत नहीं है, इसके इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यानी कि इसकी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू एन फैक्टर, इसकी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू एन फैक्टर के बराबर होगी। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। तो कैसे करेंगे, मोलैरिटी कितनी दी है भैया आयोडीन सोल्यूशन की, आपको दी है नॉर्मेलिटी दी है, तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इज नथिंग बट नॉर्मेलिटी। तो 1/20 आपको नॉर्मल दिया है, 15 ml दिया है, तो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ I2, राइट। और यहाँ पे m इंटू एन फैक्टर क्या है, m इंटू एन फैक्टर नॉर्मेलिटी होता है, ये ध्यान में रखिएगा आप, राइट। तो आपको दिया है 10 ml, यानी वॉल्यूम दे दी 10 ml दे दी, और आप यहाँ से नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी आपकी 15/20 इंटू 10। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 0.075 नॉर्मल। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर मैं Na2S2O3.5H2O के मोलर मास की बात करूँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू 23 प्लस 32 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3 प्लस 18 इंटू 5, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 248 ग्राम पर मोल। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। एन फैक्टर ऑफ H2O3 आपका 1 है, तो आपका इक्विवेलेंट वेट की अगर मैं बात करूँ तो वो आएगा मोलर मास बाय 1 विच इज 248 ग्राम पर इक्विवेलेंट। बेसिकली इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा आपका, ये ग्राम में मान लीजिए इसको, कोई इशू वाली बात नहीं है, 248 ग्राम, राइट। तो हमें जो स्ट्रेंथ निकालनी है वो ग्राम पर लीटर में निकालनी है। तो आप ग्राम पर लीटर में निकालना चाहते हो चीज़ें, तो नॉर्मेलिटी को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.075 को नॉर्मल को आप मल्टीप्लाई करो इसके इक्विवेलेंट वेट से, राइट। तो ये आपको स्ट्रेंथ दे देगा इन ग्राम पर लीटर में। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका 18.6 ग्राम पर लीटर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है आपकी गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास इनटू में वॉल्यूम इन लीटर, राइट। तो आपको क्या दिया है, आपको निकालना है ग्राम पर लीटर में निकालना है ना, और नॉर्मेलिटी आपको पता है। तो नॉर्मेलिटी को अगर मैं इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बच जाएगा, गिवन मास पर लीटर। तो आपको नॉर्मेलिटी पता थी, आपने इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई करवा दिया, आपको क्या मिल गया, वेट बाय लीटर, यानी ग्राम पर लीटर में आपको स्ट्रेंथ मिल गई। आई होप आप सभी को चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 1.25 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर and 25 ml of which are treated with KI solution. The iodine so liberated required 12.5 ml of N/25 hypo solution in titration. Find the percentage of chlorine available from the sample of bleaching powder. तो हुआ क्या भैया, ब्लीचिंग पाउडर को आपने किससे ट्रीट कराया, KI से ट्रीट कराया, राइट, और I2 निकली, और जो I2 लिबरेट हुई इसको आपने किससे ट्रीट कराया, हाइपो से ट्रीट कराया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से आपको Na2S4O6 मिलेगा। तो अब इक्विवेलेंट्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। तो ब्लीचिंग पाउडर के हाइपो से इक्विवेलेंट क्या कर जाएंगे, मैच कर जाएंगे। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अब इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो की बात करूँ तो वो आएंगे आपके, हाइपो की अगर मैं बात करूँ तो वो आएंगे 1/25 नॉर्मेलिटी इंटू 12.5 ml। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। ये आ जाएंगे आपके मिली इक्विवेलेंट्स, राइट, और ये आ जाएंगे आपके 1/2, तो 0.5 मिली इक्विवेलेंट्स आपके हाइपो के आ गए। तो दिस हाइपो इज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का सोल्यूशन। तो आपने क्या किया, 25 ml लिया और नॉर्मेलिटी निकाल ली उस सोल्यूशन की। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ से नॉर्मेलिटी आ जाएगी आपकी 0.5/25 किसकी, इस ब्लीचिंग पाउडर वाले सोल्यूशन की। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, ये नॉर्मल आ गया, राइट। अब ये जो नॉर्मेलिटी हमने निकाली है
इससे मैं निकालूंगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, और या कहें मिली इक्विवेलेंट्स, क्योंकि इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 100 ml, क्योंकि सोल्यूशन कितना था आपका 100 ml था, तो आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, मिली इक्विवेलेंट्स। तो ये मिली इक्विवेलेंट्स कितने आ जाएंगे 0.5 × 4 विच इज़ 2 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ दैट सोल्यूशन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर मैं इस इक्विवेलेंट को, मिली इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा मास ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन सोल्यूशन। तो वो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ मिली है ना, राइट। और इसको मल्टीप्लाई करूँगा इक्विवेलेंट मास से तो विच इज़ 35.5, इतने ग्राम आपका क्लोरीन आ जाएगा। वो आएगा आपका कितना, दिस इज 71, तो 0.071 आपका ग्राम, इतना आ जाएगा आपका क्लोरीन सॉल्यूशन में। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब जो ब्लीचिंग पाउडर का आपने सैंपल लिया था वो लिया था 1.25 ग्राम, और इसमें क्लोरीन कितनी है आपकी, इतनी। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट कितना हो जाएगा आपका 0.071 बाई 1.25 इंटू में 100। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ये वैल्यू आ जाएगी कुछ आपकी 5.68%, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टाइट्रेशन की तरफ। नेक्स्ट बैक टाइट्रेशन की अगर हम बात करें तो बैक टाइट्रेशन इज यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टू फाइंड आउट एक्सेस ऑफ रिएजेंट एडेड बाय टाइट्रेटिंग इट विद सुटेबल रिएजेंट, राइट। इट ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। अगर इसको एग्जाम्पल से समझे तो ए को सपोज हमने ए की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो हमने क्या करा, बी डाल दिया, बी की कंसंट्रेशन हमारी नोन है और बी हमने एक्सेस में डाला है, तो ये ए से पूरा का पूरा क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ए खत्म हो जाएगा और बी कुछ बच जाएगा आपका, बी लेफ्ट रह जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन मुझे अभी पता है। अब इस बी से मैं किसी सी को रिएक्ट कराऊंगा जो मुझे बता देगा कि कितना बी आपका बचा था, राइट। और इससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि कितना ए जो है वो बी से आपका रिएक्ट करा था, क्योंकि मुझे पता है एक्सेस कितना है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको मैं परसेंटेज प्योरिटी चेक करने के लिए भी यूज़ करता हूँ। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एसिड बेस टाइट्रेशन, सपोज वी हैव एडेड एक्सेस ऑफ बेस इन एसिड। एसिड जो है आपका HNA सोल्यूशन है, राइट। अब आपने इसमें एक्सेस ऑफ बेस डाला तो एसिड तो पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया होगा आपका, ए जो है एसिड वो आपका पूरा रिएक्ट कर गया होगा। अब बेस जो है वो भी थोड़ा सा रिएक्ट कर गया होगा। जो बचा कुचा बेस है, जो एक्सेस बेस है, उस बचे कुचे बेस को क्या कहता हूँ मैं, एक्सेस बेस। उसको मैं दूसरे किसी एसिड से टाइट्रेट कर दूंगा जिसकी मुझे कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ पता होगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आती है कि इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ए एज वेल एज बी, सम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ए एंड बी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अगर बेस का एन फैक्टर क्यू है और ए एसिड का एन फैक्टर एन है, HNA लिखा है ना, और बी एसिड का एन फैक्टर m है, तो Q इंटू मोल ऑफ बेस इज इक्वल टू N इंटू मोल ऑफ ए एसिड प्लस M इंटू मोल ऑफ बी एसिड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं इसको। अ सैंपल ऑफ Mg was burnt in an air to give mixture of MgO and Mg3N2. The ash was dissolved in 60 milli equivalent of HCl and the resulting solution back titrated with NaOH. 12 milli equivalent of NaOH were required to reach the end point. An excess of NaOH was then added and the solution distilled. The ammonia released was then trapped in 10 milli equivalent of second acid solution. Back titration of this solution required 6 milli equivalent of the base. Calculate the percentage of Mg burnt to nitrite. I hope आप सभी को क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। नहीं आया हुआ होगा तो हम समझाएंगे अभी। ये तो इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया गया है सैंपल ऑफ Mg वाज बर्न्ड इन एयर टू गिव मिक्सचर ऑफ MgO एंड Mg3N2। मैग्नीशियम को बर्न किया गया एयर में O2 भी है और N2 भी है, तो O2 के साथ रिएक्ट करके ये MgO बनाएगा, राइट। और N2 के साथ रिएक्ट करके ये Mg3N2 बनाएगा। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसी को इन्होंने, यही क्या होती है आपकी ऐश होती है। द ऐश वॉज डिजॉल्व इन 60 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl एंड द रिजल्टिंग सोल्यूशन बैक टाइट्रेटेड विद NaOH, राइट। तो समझ लेते हैं। यहाँ से एक इक्वेशन आई, मिली इक्विवेलेंट ऑफ MgO प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Mg3N2, क्योंकि ऐश ही रिएक्ट कर रही है, इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिएक्टेड विद ऐश, राइट। अब पॉइंट ये है, इस ऐश को मैंने डिसॉल्व किया था 60 मिली इक्विवेलेंट HCl में
और ये बैक टाइट्रेट की है मैंने 12 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH से, यानी कि 12 मिली इक्विवेलेंट जो एक्सेस HCl बचा होगा उससे रिएक्ट करा होगा। तो जो आपका HCl इससे Mg और Mg3N2 से रिएक्ट करा है वो कितना होगा आपका, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl टोटल माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, और NaOH एसिड से ही रिएक्ट करा है तो मिली इक्विवेलेंट HCl के कितने हैं आपके 60, NaOH के कितने हैं 12, तो ये आ जाएंगे आपके कितने 48। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये मिली इक्विवेलेंट आ गए। अभी जो ऐश को जब HCl में या फिर ऐश को HCl में डालो या HCl को ऐश में जब डाला गया तो ये जो HCl है किस किस चीज़ से रिएक्ट करेगा, तो HCl रिएक्ट करेगा टोटल मैग्नीशियम से पहली चीज़, और Mg3N2 में जो नाइट्रोजन है उससे रिएक्ट करेगा। तो मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है ये, यानी MgO में जो मैग्नीशियम है उससे, Mg3N2 में जो मैग्नीशियम है उससे, एक तो इससे रिएक्ट कर रहा है और इसमें जो नाइट्रोजन है उससे भी रिएक्ट कर रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिएक्टेड विद ऐश वो किसके इक्वल आ जाएगा भैया आपका, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Mg टोटल Mg राइट प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन, और ये किसके बराबर आ जाएगा 48 की। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब जब HCl जो Mg3N2 है इसमें जो नाइट्रोजन है आपका N3 नेगेटिव है, इसमें जब मैं HCl से रिएक्ट कराऊंगा तो ये H ले जाएगा और आपको NH3 फॉर्म करेगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ टोटल Mg प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा करने का रीज़न ये है कि ये जो NH3 यहाँ से इवॉल्व हुई इसको मैंने दूसरे एसिड में डाल दिया, राइट किसी एक एसिड में डाल दिया, सपोज वो है HA, एसिड में डाल दिया और इसने क्या बना दिया NH4A। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसको मैंने टाइट्रेट किया बेस से, तो मुझे पता चल गया कि ये NH3 कितना था, तो यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3 की। अब मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे दे रखा है सेकंड एसिड जो है वो 10 मिली इक्विवेलेंट था, राइट और जो बेस यूज़ किया वो मैंने 6 मिली इक्विवेलेंट यूज़ किया, तो यानी कि इसमें से 4 रिएक्ट करा होगा और 6 जाके इस बेस से रिएक्ट करा होगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो जो NH3 है वो कितना होगा 4 मिली इक्विवेलेंट, राइट ये भी बेस है ये भी बेस है और ये एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, तो 4 + 6 = 10। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे डाल सकता हूँ मैं कितना मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3, वो कितना हो जाएगा 48 = मिली इक्विवेलेंट ऑफ टोटल Mg प्लस 4 मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ टोटल Mg कितना हो जाएगा हमारा 48 - 4 कम्स आउट टू बी 44 मिली इक्विवेलेंट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमें चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Mg बर्न टू नाइट्राइड, यानी Mg जो नाइट्राइड बना रहा है उसकी परसेंटेज हमें बतानी है। टोटल हमें मिल गया है तो हमें पता लगाना है कि Mg कितना कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइड में। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। Mg जो है वो आपका Mg3N2 में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको मैं HCl से रिएक्ट करा के NH3 में कन्वर्ट करा रहा हूँ। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Mg कन्वर्टेड टू Mg3N2 यानी नाइट्राइड जो बना रहा है वो किसके बराबर आएगा आपका, क्योंकि Mg 3 जा रहा है तो 3 × मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। तो NH3 के मिली इक्विवेलेंट हमने निकाले थे, तो 3 × 4 आएगा, वो कितने आ जाएंगे हमारे 12 मिली इक्विवेलेंट। सो परसेंटेज ऑफ Mg कन्वर्टेड इनटू Mg3N2 कितना होगा हमारा 12 जो कन्वर्ट हुआ बाय टोटल जो 44 था इनटू 100। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कुछ 27.27%। सो दिस इज़ योर आंसर स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सायोनारा। तो स्टूडेंट हमारे कुछ चैनल जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट एंड इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पर हम हमेशा हर दिन एक क्वेश्चंस अपलोड करते हैं जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको देते हैं। आप उसको सॉल्व करके नेक्स्ट डे अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। और अगर किसी को इस तरह की चीज़ों की केमिस्ट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम है और कोई भी ज़रूरत है तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे। तब
जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सायोनारा, शब्बा खैर, बाय बाय।